हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। एनपीएस ट्रस्ट ग्रेड ए और ग्रेड बी लेवल पे रिक्रूट करता है। लास्ट ईयर भी एनपीएस की नोटिफिकेशन आई थी, बट लास्ट ईयर जनरल स्ट्रीम्स के अंदर वैकेंसी आई थी। मतलब आप में से बड़े सारे लोग एलिजिबल थे इस एग्जाम को देने के लिए। इस बार एनपीएस की नोटिफिकेशन में स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट आया है। मतलब स्पेसिफिक प्रोफाइल के अंदर रिक्रूटमेंट होगा और साथ साथ आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर, तभी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। और उसके बाद भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे आपके एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के ऊपर। बात समझ आती है? थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया। अब ये इंफॉर्मेशन एनपीएस के रिक्रूटमेंट के बारे में मैं आपके पास 1 महीने पहले ही ला चुका था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट हो सकती है इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग रिलेटेड प्रोफाइल्स के लिए। बट मेरा कोई इंटेंशन कोर्स बेचने का था ही नहीं। जनरल स्ट्रीम का लोग कोर्स लेके आ गए थे कि भाई हमारा कोर्स ले लो, इतनी इतनी सैलरी होगी आपकी, ये कोर्स है, ये सिलेबस है। मैंने आपको बोला कि आप धैर्य बनाए रखें, जब नोटिफिकेशन आएगी, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, जब नोटिफिकेशन आएगी क्लैरिटी होगी, आप तभी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना। बड़े सारे लोग तो एलिजिबल ही नहीं होंगे जिन्होंने कोर्स ले लिया होगा ऐसी वीडियोस को देख देख के। ठीक है सर, हमें बात समझ आती है। अच्छा, इस नोटिफिकेशन के डिस्कशन से पहले जो भी सीए रमन लूथरा क्लासेस के सेबी ग्रेड ए के रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, सेबी 2023 के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो भी यहाँ पे डिस्कशन होगी और कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा नेशनल पेंशन ट्रस्ट के एग्जामिनेशन का, वो आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में, सेबी के कोर्स में फ्री में ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, चलो एक बात को हम करते हैं एनपीएस ट्रस्ट के अंदर। एनपीएस के अंदर अगर आप एलिजिबल हो एग्जाम को देने के लिए, तो आपको जरूरी एग्जाम को देना चाहिए। लास्ट डेट है 20 सितंबर की। ठीक है सर, नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है? सबसे पहले स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट हो रही है मार्केटिंग स्ट्रीम के अंदर, राजभाषा के अंदर, इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च, आईटी एंड लीगल। अब सीए रमन लूथरा क्लासेस फाइनेंस रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उसमें स्पेशलाइज करते हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट और रिसर्च की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट और रिसर्च के अंदर दिल दर्द हो रहा है, बट 2 ही वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में 1 और एसटी कैटेगरी में 1। ऐसे ही ग्रेड बी के अंदर इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च की 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, अब बात को करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। यहां से बड़े सारे बच्चे निकल गए रेस से बाहर, बड़े कम बच्चे रह गए एग्जाम देने वाले। इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च की स्ट्रीम के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत एक ये भी है कि इन्होंने जो एज का क्राइटेरिया है वो 30 ईयर्स पे रख दिया। आपकी क्वालिफिकेशन भी प्रोफेशनल लेवल को चाहिए, साथ में आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर अच्छा खासा, और फिर आप कह रहे हो कि 30 ईयर से कम भी होना चाहिए। तो ये भी बहुत मतलब रोल प्ले करेगा कि काफी कम लोग इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है आपको? आपने एमबीए फुल टाइम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी फाइनेंस के अंदर, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, या आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होने चाहिए, सीएफए होने चाहिए। इधर जो बात थोड़ी सी अलग है, इसके अंदर आईसीएआई मतलब जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं उनको एलिजिबल नहीं रखा गया, साथ में कंपनी सेक्रेटरी वालों को नहीं रखा गया। जनरली जहां पर भी सीए आ जाता है ना, वहां पर सीएम में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, और कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, वो साथ साथ आ जाते हैं, तीनों का नाम साथ में लिया जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं करा गया, सिर्फ सीए को एलिजिबिलिटी दी गई, सीए, सीएफए एंड एमबीए इन फाइनेंस। साथ ही साथ मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। अब ये रेलिवेंट फील्ड से क्या मतलब है? क्या हमने कोई इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रोफाइल में जॉब कराओ, हमने रिसर्च के अंदर जॉब कराओ? तो इसका मतलब आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है कि आप कैसे क्वालिफाई करते हो इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिसर्च की बात करूं, तो आप में से बड़े सारे स्टूडेंट्स होंगे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपका काम रिसर्च का ही होता है। आप कन्विंस कर सकते हो कि आपने रिसर्च में काम किया है। अब स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने अकाउंटिंग करी होगी, इन्वेस्टमेंट की ऑडिटिंग करी होगी, बट इन्वेस्टमेंट का काम इतनी कम उम्र में बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल की बात की जाए कि मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, चेकिंग हो रही है, वैसा थोड़ा सा कम ही लोग होंगे। बात समझ में आती है? इक्के दुक्के कह रहा हूं, बहुत ही कम लोग होंगे। तो इसमें आपको अपनी क्या कहते हैं, जो भी आपने काम किया है आपको जस्टिफाई करना है कि हाँ भाई मेरे पास इस पर्टिकुलर फील्ड का इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करूं, तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट क्लाइंट हो, आपके कोई म्यूचुअल फंड्स हो, उसका आपने ऑडिट किया हो, कुछ रिलेटेड कुछ फंड अकाउंटिंग करी हो, कि आप बड़े बड़े जो फंड्स चल रहे हैं उसके आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है।
रिसर्च वाले CRA हो गए आपके। अगर आप बैंक के अंदर क्रेडिट ऑफिसर हो तो उसको भी लेके कहीं ना कहीं आप कन्विंस कर सकते हो कि हाँ जी हमारे को थोड़ी थोड़ी नॉलेज है इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च के बारे में। ठीक है जी, एनालिसिस हम कर सकते हैं। चलो जी, अब स्पेसिफिक क्लैरिटी देना इसके बारे में कि किसको मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी वो तो अभी क्लियर नहीं है। अब साथ ही साथ ये जो एक्सपीरियंस का कॉलम है इसके ऊपर नंबर भी रख दिए गए हैं। अभी आगे जाके बात करेंगे, सिर्फ नाम का एक्सपीरियंस नहीं है, इसके अंदर आपको नंबर भी दिए जाएंगे जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। इंटरव्यू के नंबर अलग, एक्सपीरियंस के नंबर अलग, पेपर जो आप दोगे उसके नंबर अलग। ठीक है सर, सुन के ही घबराहट हो रही है, क्या करें? इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च, इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च। तो ठीक है, ग्रेड ए और ग्रेड बी लेवल की मतलब उन्होंने बोला कि क्वालिफिकेशन तो सेम ही है, साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्रेड ए लेवल पे रिक्रूटमेंट है वहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। ठीक है जी, तो जिनको 1 साल कम का एक्सपीरियंस है उनको भारी नुकसान हो गया सैलरी के अंदर। ओके जी, ओके जी, ठीक है जी। एज लिमिट की डेट है 31st। ठीक है जी, 31st जुलाई। ओके जी। इसके पैटर्न, एग्जाम के पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो एग्जाम का पैटर्न है वो पिछली तरह का सेम ही है। 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ही पैटर्न पे एग्जाम को कंडक्ट करती है, एनपीएस, पीएफआरडीए एंड सेबी। सेबी सेबी इनका पैटर्न सेम रहता है एग्जाम का। सो इसका जो पैटर्न है, आपका जो फर्स्ट एग्जाम फेज 1 होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसमें 2 पेपर लिए जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम में क्यू आ रही उसका क्वेश्चन आएगा और एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब क्वालिफाइंग नेचर का एसेट इसको बोला नहीं गया, बट मैं आपको लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। बड़े सारे बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था फेज 2 के एग्जामिनेशन के लिए। पेपर 1 में अगर आपके ओके ओके नंबर भी आते हैं तो इनको आपको वो गो हेड दे देते हैं कि नहीं आप फेज 2 के लिए जा सकते हैं। अब पेपर 1 की स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं बताई गई, बट पेपर 1 की एज एक्सपीरियंस, एज पर द एक्सपीरियंस की जो भी एग्जाम इसके हुए हैं, पेपर 1 की कट ऑफ काफी कम रखते हैं। अब पेपर 2 के अंदर आपके स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशलाइज्ड जो भी आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर आपको एग्जाम देना है। 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। 40 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है और क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा होता है, इजी क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है जी, अब आपके कौन से सब्जेक्ट्स है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड उसको हम डिस्कस करेंगे नीचे जाके। ठीक है, ओके जी। जो आपका फर्स्ट एग्जाम पेपर 1 है उसके अंदर इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, कॉन्ट्स सबके 20-20 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। ड्यूरेशन होगा आपका 60 मिनट्स। अब इसके अंदर क्या बोला गया कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी सिर्फ पेपर 1 के अंदर। पेपर 2 के ऊपर नेगेटिव मार्किंग की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई। ठीक है जी, जो भी आपकी कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी बाद में, पेपर 1 एंड पेपर 2 की कट ऑफ डिसाइड करेंगे ना कि हमें अच्छे खासे बच्चों को लेके जाना है पेपर 2 के लिए। अगर मैं आपकी लास्ट टाइम की बात करूं तो कम से कम अराउंड 800 से 900 बच्चों को फेज 2 में एग्जाम देने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। वैकेंसी का नंबर तभी भी इतना ही था, कम ही था, वैकेंसी का नंबर कोई ज्यादा नहीं था, वैकेंसी यही कुछ 10 के अराउंड थी। तो आप समझो कि 800-900 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे फेज 2 के एग्जाम के लिए। ओके जी, ओके जी, ओके जी। फेज 2 जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर फिर से 2 पेपर लिए जाएंगे। पेपर 2 सेम का सेम, जो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट है वो सेम रहेंगे। दोनों फेज के अंदर पेपर 2 का सिलेबस डिट्टो है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, जो पेपर 1 है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है इंग्लिश का, इसके अंदर जनरली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कंप्यूटर पर टाइप करना होता है। ओके जी। देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करी गई पेपर 2 के अंदर। ऊपर वाला जो आपका फेज 1 था उसमें पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं करी गई, बट जो आपका फेज 2 ऑफ एग्जामिनेशन है इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले हैं तो उसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग दी गई 1.4 मार्क्स की। ठीक है जी, पेपर 2 के अंदर। ओके, अब यहां से बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जो जनरली मतलब रेशियो होता है सिलेक्शन का ऐसे एग्जाम्स के अंदर, वो होता है 10 बच्चों को बुलाया जाता है एक वैकेंसी के ऊपर। तो आप इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल के लिए जो ग्रेड बी लेवल पे है, ग्रेड ए लेवल पे मिला के अराउंड 3 वैकेंसीज है, तो 30 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। बात समझ में आती है यहां तक? ठीक है जी, ओके जी, ओके जी। अब बात आई जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए फेज 2 के एग्जाम में, फेज 2 के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और पेपर 2, इसको वेटेज दी गई फाइनल सिलेक्शन के लिए 50% की। जो आपके इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे उसकी वेटेज करा जाएगा, उसको वेटेज दी गई 30% की। और साथ साथ आपके वर्क एक्सपीरियंस को भी
स्पेसिफिक वेटेज दी गई 20% की। जितना आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा, जितना आपका रेलिवेंट उस पोस्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा, उतने आपको ज्यादा नंबर इसमें दिए जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, मेन मुद्दे की बात क्या है, पहले इन 30 स्टूडेंट्स में हमें आना ना इंटरव्यू वाले में, उसमें आने के लिए तो आपको इस एग्जाम को क्लियर करना ही पड़ेगा, इस एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। वो 30 स्टूडेंट्स में आने के बाद क्या हमारा एक्सपीरियंस है, क्या इंटरव्यू है, वो बाद की बात है। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे वेटेज है, बट अभी के लिए हमारा टारगेट, आपका टारगेट, मेरा टारगेट, फेज 1 और फेज 2 को क्लियर करना ही है। ओके जी, ओके जी, ओके। और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, और क्या इंपॉर्टेंट बात है, और क्या इंपॉर्टेंट बात है, अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इसका क्या आपका सिलेबस है, इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च स्ट्रीम के अंदर क्या सिलेबस है आपका। ये एग्जाम मतलब इसके अंदर डोमिनेंट पार्ट जो मेरे को लग रहा है वो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स का है। इकोनॉमिक्स और स्टैट्स का सिलेबस डिस्कस करने के लिए विनीत सर आएंगे, जो हमारे इकोनॉमिक्स की फैकल्टी है, वो एक्सपर्ट है, उनको कम से कम 12-13 साल का एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक्स पढ़ाने का। तो वो आपको इस पर्टिकुलर सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। और मैं बाकी के 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ाऊंगा। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी काफी इजी है ये, फाइनेंस के अंदर भी काफी इजी है, और आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स, इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस को कवर किया जाता है जनरली, कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स और बाकी फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो इस पर्टिकुलर सिलेबस के रिस्पेक्ट में आपके पास 2 अलग वीडियो आ जाएंगी, जिसके अंदर फाइनेंस, कॉमर्स और फाइनेंस, इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा इन डिटेल्स, और इकोनॉमिक्स के ऊपर विनीत सर आपके ऊपर समझाएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या मटेरियल आप रेफर कर सकते हो। और साथ में अगर हमने कोर्स लॉन्च करने के बारे में सोचा तो हम आपको कोर्स की डिटेल भी बता देंगे इसके अंदर। ठीक है जी। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको ये एग्जाम देने का मतलब जरूर देना ही देना इस एग्जाम को। सैलरी काफी अच्छी खासी है, मैं कभी बोलता नहीं कि आप सैलरी के ऊपर जाओ, पहले आप पढ़ो तो सही। सैलरी मतलब 27 लाख 24 लाख की है, बहुत रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे दिल्ली में इसका ऑफिस है, काफी कम लोग हैं अभी, काम का जो लेवल है वो काफी अच्छा है, काफी स्टूडेंट्स हमारे मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो बताते हैं कि हाँ भाई काम का लेवल काफी अच्छा है। तो आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पे जाके चैट सेक्शन में आप डाल सकते हो रिक्वेस्ट कि मेरे को रमन सर से बात करनी, तो वो हमारी कॉल को शेड्यूल करा देंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।